हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तुषार सिद्दीकी एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए। राइट। तो चलिए हम बात करते हैं। और इन बात के दौरान मैं आपको बता दूं कि मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था अपनी क्लासेस में, उसमें मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। और मैंने ये कहा था कि हम और आप दोनों मिलके चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने तो उन सारे अपने क्वेश्चंस का जो मेरे मन में चल रहे थे उनका आंसर ढूंढ लिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने भी जो मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे उनके सारे आंसर ढूंढ लिए होंगे। तो देखते हैं क्या मेरे आंसर और आपके आंसर दोनों सेम है, और अगर नहीं है तो देखते हैं उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। लेकिन उनसे इस तरह से आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि ये ठीक होगा कि हम अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेल साइज के बारे में। हमने हमने जाना था सेल के आकार के बारे में। तो हमने वहां पे देखा था डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स। डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स में हमने बात किया था बैक्टीरियोफेज T4 की, M13 की, ऐसे ही रेबीज वायरस की बात की थी हमने, और इबोला वायरस की बात की थी। तो हमने डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स देखे थे। फिर हमने साइज, जो सेल्स का साइज है उसको कैसे स्केलिंग करना है या किस तरह से उसकी स्केलिंग होती है वो देखा था। उसके बाद हमने पिछली कल की क्लास में ये जाना था कि माइक्रोस्कोपिक सेल स्कोपिक स्केल पर कोई सेल कहाँ पे खड़ा होता है, या वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या हम उसको सूक्ष्म अपनी आंखों से नग्न आंखों से देख पाते हैं, या हमको लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इसके अलावा कल जिस चीज के बारे में हमने जाना वो यह था कि हम हर एक सेल साइज के बाद कुछ नंबर्स देख रहे थे, और उसके पीछे के कुछ डिनोटर्स देख रहे थे, है ना, जो वो नंबर डिनोट कर रहे थे। तो वो डिनोटर्स क्या थे, उन नंबर्स का मतलब क्या है। और हमने कल एक और चीज सीखी कि अगर कहीं पर कोई नंबर लिखा है उस किसी डिनोटर्स के साथ, तो असल में या वास्तविकता में वह कितनी बड़ी या कितनी छोटी इकाई है, या हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो कितनी सूक्ष्म है या कितनी बड़ी है। तो हमने इसके लिए कल मेजरमेंट के जो जिस यूनिट से मेजरमेंट किए जाते हैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने जाना कि ये यूनिट्स की वैल्यूज क्या हैं, या यूनिट्स कितनी बड़ी होती है या कितनी छोटी होती है, और उसके आधार पर हमने जाना मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो हमने कल इस बारे में जाना था। और जब हम कल इस बारे में जान चुके थे तो मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेरे मन में उठ रहे हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मेरे मन में उठ रहे थे, और जिसके लिए हमने आपस में कल से कोशिश की है कि हमको उसका आंसर मिल पाए। तो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन वो हमारे थे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे मन में आए थे ये सब जानने के बाद। पहला क्वेश्चन था कि व्हाई सेल्स आर सो स्मॉल। कोई कोशिका इतनी छोटी हो आखिर होती ही क्यों है, राइट। हाउ स्मॉल और बिग अ सेल कैन बी, या कोई कोशिका सूक्ष्मतम तौर पे या सबसे स्मॉलर स्केल पे कितनी छोटी हो सकती है, और बिगर स्केल पे या बृहत्तम तौर पर या बृहद तौर पर वो कितनी बड़ी हो सकती है। Why living things cannot be always a unicellular। ऐसा क्यों नहीं है हमारी दुनिया में कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक ही कोशिका के बने हों, या ऐसा क्यों है हमारी दुनिया में कि जितने भी बड़े क्रिएचर्स हैं या जितनी भी बड़ी संरचनाएं हैं वो मल्टी सेल्युलर ही हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उस वक्त मेरे मन में था वो यह था कि सेल डिवीजन के टाइम पे सेल को ऐसा क्यों क्या हो जाता है, या सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण सेल डिवीजन होना शुरू होता है, या सेल डिवीजन करने की, खुद को डिवाइड करने की जरूरत क्या है। तो
आज हम इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले कि हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जाने, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमने कल बात की थी या कल हमने देखा था सेल के साइज के बारे में या कोशिकीय आकार के बारे में, उसी तरह से आज हम बात करें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज हो या ह्यूमन स्पर्म हो या न्यूरॉन सेल्स हो या लीवर सेल्स हो या कोलेनकाइमास हो या पैरेनकाइमास हो या बोन सेल्स हो या स्मूथ मसल्स। तो ये कुछ जंतु कोशिकाओं के नाम है। वैसे ही आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं प्लांट सेल के बारे में, ये मेसोडर्म, एंडोडर्म और पैरेनकाइमेटल सेल, कंपेनियन सेल, फाइबर सेल, पैरेनकाइमेटल सेल। तो ये जो अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं वह आज का हमारा एक मेन क्वेश्चन बनाती हैं कि कोई किसी भी कोशिका की कोई आकृति वैसी ही क्यों है, किसी समूह की कोई एक कोशिका एक जैसी ही क्यों है, क्यों एक ही समूह की कोशिकाएं अलग अलग तरह की नहीं हो सकती, या किसी कोशिका का कोई स्ट्रक्चर या कोई सेल स्ट्रक्चर एक जैसा ही क्यों है, वो क्यों अलग अलग नहीं हो सकता। तो आइए हम इसके बारे में पता लगाते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो इन सब का जवाब जो है कि क्यों अलग अलग कोशिकाएं नहीं हो सकती हैं, या किसी कोशिका की संरचना एक जैसी ही क्यों है, या कोई कोशिकाएं आखिर इतनी सूक्ष्म ही क्यों होती हैं। तो हमने जितने भी क्वेश्चन अभी एक साथ दोहराए थे, उन सब का जवाब या उन सब का उत्तर या उन आंसर फॉर ऑल है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से कोई एक कोशिका अपने निश्चित सूक्ष्मतम आकार को बनाए रखती है। यही वो आंसर है जिसकी वजह से कोई जितने भी बड़े जीव हैं वो कोई एक कोशिका इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि कोई वो बड़े जीव को बना ले। यही वो उस वाक्य है या यही वो आंसर है जो इस बात का भी जवाब देता है कि क्यों जितने भी बड़े क्रिएचर्स हैं वो मल्टी सेल्युलर हैं। और यही वो आंसर है जो जवाब देता है कि सेल्स के में ऐसा क्या हो जाता है कि वो सेल डिवीजन करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अब अगर ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इतने सारे क्वेश्चन का आंसर है, तो फिर ये लाजमी हो जाता है कि हम ये समझें कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आखिरकार है क्या। तो चलिए हम इसकी समझने की शुरुआत करते हैं। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, उसका आंसर है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। इसमें कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ में आई, कुछ लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ में आई। तो ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सरफेस क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, और इन दोनों का रेशियो किस तरह से किसी भी कोशिकीय आकृति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूं, जैसे हम पहली स्लाइड में हमने देखा था कि कुछ कोशिकाओं का आकार गोलाकार था, कुछ कोशिकाओं का क्यूबॉइडल था और कुछ कोशिकाओं का सिलेंड्रिकल था, है ना। तो इस तरह के अलग अलग तरह के आकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। अब अगर मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करूं, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है, अगर मैं इस रेक्टेंगल शेप को लूं तो इसका जो बाह्य संरचना है या इसके जो बाह्य आवृत्ति है या बाह्य जो कवर है, ये इसका कहलाएगा सरफेस एरिया। जैसे अगर इसको इस तरह से समझिए कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को आपको दे दूं और मैं इसको कहूं कि आपको पेंट करना है, तो आप किसको पेंट करेंगे? अगर मैं आउटर एरिया को पेंट करने, अगर आप आउटर एरिया या आउटर पृष्ठ को
पेंट करना शुरू करेंगे तो ये उसका सरफेस कहलाएगा। जबकि वॉल्यूम वो जगह है या वो आयतन है जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर की खाली जगह है, वो कहलाती है वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठभाग, है ना, या पृष्ठ क्षेत्र, और वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। तो इस तरह से अगर मैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के यहाँ पर बारे में बात करूं या आकृति के बारे में बात करूं, या है वो स्फेरिकल हो या रेक्टेंगल हो या क्यूबाइडल हो या सिलेंड्रिकल हो, तो अगर मैं इसमें कोई चीज भरूं, इस स्फेरिकल चीज में कोई लिक्विड चीज भर देता हूं, या इस रेक्टेंगुलर शेप में कुछ लिक्विड चीज भरता हूं, या इस क्यूबॉइडल चीज में कोई लिक्विड चीज भरता हूं, तो उसका किस तरह से पृष्ठ क्षेत्र और आयतन के बीच में जो रेशियो बनता है, वही सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कहलाता है। से फॉर एग्जांपल, चलिए हम शुरू करते हैं इससे, या हम शुरू कर सकते हैं इससे भी। तो अगर मैं कहूं कि इस रेक्टेंगल बॉक्स को आपको किसी लिक्विड या पानी से भरना है, और इसको भी पानी से भरना है, और इसको भी पानी से भरना है, तो वह कौन सी आकृति होगी जिसमें ये जो पानी से भरा हुआ बॉक्स है वो अपने सरफेस के सबसे ज्यादा करीब होगा, या उसका रेशियो सबसे सरफेस टू एरिया रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो बट ऑब्वियस है कि जो छोटी आकृति होगी उसमें भरा हुआ जो लिक्विड होगा वो अपने बाह्य पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्र से ज्यादा करीब होगा। वैसे ही इस आकृति के लिए है, इस आकृति में भरा हुआ कोई भी लिक्विड की तुलना अगर मैं इस आकृति में भरे हुए किसी भी लिक्विड से करूं, तो इस आकृति में भरी हुई लिक्विड अपने बाह्य सरफेस से ज्यादा करीब में होगा, और यही चीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की डेफिनेशन है। आइए फिर से हम देखते हैं कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर मेरा कोई यूनिट छोटा है तो वो बट ऑब्वियस है कि सरफेस एरिया का पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का मेरा हमेशा ज्यादा होगा। आइए इसको दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर मैं इसको कैलकुलेशन या गणितीय आधार पे इसको सॉल्व करना चाहूं, या गणना के आधार पर इसको सॉल्व करना चाहूं, तो ये सरफेस एरिया और टू वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है। और इस फॉर्मूला को के जरिए हम किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर का भी हम इस फॉर्मूला के थ्रू किसी भी शेप स्क्वायर का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हैं। यहां पे यह बात जानना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में इस तरह के इक्वेशन कहीं पर भी डिटेल नहीं दिए हुए हैं, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में कहीं पर भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो आपको नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन बायोलॉजी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब है। तो अगर ये इतना महत्वपूर्ण है और हमको ये समझना चाहिए, तो आइए हम एक और एग्जांपल से देखते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम किस तरह से किसी कोशिकीय संरचना को प्रभावित करता है और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पे आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक क्यूब के जरिए। अगर मैं ये एक क्यूब लूं और ऐसे ही क्यूब की मैं दो स्लाइड ले लूं, और ऐसे ही क्यूब की मैं 3 स्लाइड ले लूं, तो हर बार मैं क्या कर रहा हूं, हर बार जैसे ही मैं क्यूब की स्लाइड्स को बढ़ाता हूं, मैं सरफेस एरिया को भी बढ़ाता जा रहा हूं। तो अगर इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से या गणितीय गणना के आधार पे मैं इस क्यूब का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालना चाहूं, तो मैं इस इक्वेशन पे ये सारे वैल्यू रख के चलता हूं। तो देखिए ये एक साइड है सरफेस। अगर मैं एक क्यूब के बारे में बात करूं तो इसका सरफेस क्या होगा,
6 होगा, राइट। ये जो एल क्यूब है ये वॉल्यूम को डिनोट करता है, और ये एल स्क्वायर इसके आधार पे इस लाइन के, इस बेस की लाइन को डिनोट करता है। तो जहां पर आप देख पाएंगे इस इक्वेशन के थ्रू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो 6 है, जबकि क्यूबाइडल या क्यूब को दो स्लाइड में लगाने पर उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो घटकर 3 हो जाता है। जबकि इसी तरह से इस क्यूब को स्लाइडिंग में मैं जब 3 इसमें लगाता हूं तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो घट के 2 हो जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो कम होने से किसी सेल को क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, और ऐसा क्यों होना चाहिए कि कोई सेल ऐसा क्यों है कि कोई सेल इफेक्टिव तब ही कहलाती है या ज्यादा इफेक्टिव तब ही रह पाएगी जब उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जैसे ही सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जिस तरह से कम होता जाएगा, सेल के अंदर का सेल लिक्विड जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और चीजें जो हैं, ऑर्गेनेल्स जो है वो और कोशिकीय संरचनाएं और दूर दूर फैल जाएंगी। तो एक तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने के अंदर, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होने के अंदर डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, और कोशिकीय चीजें या कोशिकाएं अपना पोषण डिफ्यूजन से ही लेती हैं। अगर डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा तो कोई सेल डेड हो जाएगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में भी मुश्किलें आनी शुरू होंगी, वो ज्यादा टाइम टेकिंग होंगी। दैट्स व्हाई कोई कोशिका अपने उस बेस्ट साइज पे होती है जिसमें उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा हो। जैसे ही सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उसका कम होता है, सेल डिवीजन करना शुरू कर देती है। इसको हम दूसरी तरह से भी देखते हैं, आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं। द लिमिट ऑफ सेल साइज जो है, अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो स्मॉल होगा तो डिक्रीज रेट ऑफ केमिकल एक्सचेंज होगा, और जिसकी वजह से सेल मर जाएंगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां सरफेस एरिया जो है एक क्यूब का वो कितना है, 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, राइट। जबकि अगर आप यहां देखें तो छोटे छोटे 27 स्मॉल क्यूब या 27 स्मॉल क्यूब मिलके जो सरफेस एरिया बनाते हैं वो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर का बनाते हैं। तो इसकी तुलना में या इसके कंपैरिजन में अगर मैं इन कोशिकीय समूह की बात करूं तो इनका सरफेस एरिया काफी बड़ा है, लेकिन कोशिकीय आयतन के रूप से या कोशिकीय संरचना में इनका, अगर मैं सरफेस टू एरिया वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो ये काफी हाई है। हर एक कोशिका की सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो काफी हाई है। इसकी तुलना में इस कोशिका में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो काफी लो है। तो एक थंब रूल है, जब कभी भी किसी भी कोई भी संरचना जितनी बड़ी होगी उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उतना कम हो जाएगा, और जितनी छोटी होंगी उतना ज्यादा उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रहेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कोई कोशिका कितनी छोटी हो सकती है? कोई कोशिका उतनी छोटी हो सकती है जिसमें उसके डीएनए या जो आनुवंशिकीय तौर पर एक्सचेंज होने वाली चीज है वो आ जाए, न्यूक्लियस आ जाए, और वो अपने बेस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में बनी रह सके। बड़ी कितनी हो सकती है? बड़ी उतनी ही हो सकती है जितना उसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा या बेस्ट स्टेज रहेगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से कोशिकाएं एक निश्चित आकृति की होती हैं, और कोशिकाएं एक निश्चित आकृति के बाद
डिवीजन होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। अब हम ये जानते हैं कि cells are so small because of surface area to volume ratio. A cell can be small or big depending on surface to volume ratio. Living things cannot be always unicellular because of surface to volume ratio. All big creatures are multicellular because of surface to volume ratio. Cell self division occurs because of सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही सारी चीज खोज निकाली होंगी, जैसे मैंने इन सारे चीजों के लिए ये खोज निकाला था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी आंसर वही होगा जो मेरा था। तो अगली बार फिर से हम मिलेंगे किसी और एक नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, keep studying and keep thinking. Thank you very much.